जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तिहाड़ जेल में फांसी का इंतजार कर रहे कश्मीर के पृथकतावादी नेता मकबूल बट्ट के लिए फैज अहमद फैज की लिखी ये पंक्तियां उनके जीवन का ब्रह्म वाक्य थी। तिहाड़ के जेलर सुनील गुप्ता के लिए मकबूल बट्ट कश्मीर के एक पृथकतावादी नेता नहीं बल्कि उच्च कोटि के बौद्धिक शख्स थे, जिनके साथ वो अपनी अंग्रेजी भाषा को बेहतर करने का अभ्यास किया करते थे। ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता याद करते हैं। मकबूल बट्ट बड़े फेमस थे अमॉन्ग्स द प्रिजन स्टाफ। किसी को भी कोई दिक्कत होती थी, किसी को सुपरिटेंडेंट जेल ने कोई मीमो दिया, तो अगर उसको जवाब बनाना होता था तो दो ही लोग होते थे, या चार्ल्स सोबरज होता था या मकबूल बट्ट। तो मकबूल बट्ट की जो पर्सनैलिटी थी बड़ी ही एक, आप कह सकते हो, उसमें इतनी एलिगेंस थी। एकदम इनका चेहरा वाइट और ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे खादी का, और बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। हम तब बच्चे थे और ये थोड़े एज में ज़्यादा थे। हम जैसे जाते तो एकदम इन्होंने खड़ा हो जाना। हम कहते नहीं नहीं आप बैठे रहो, हम अपने काम के लिए आए आपके पास, आप खड़े कर। नहीं नहीं, फिर भी उन्होंने खड़े हो जाना। मुझे इवन दो सारी मेरी एजुकेशन इंग्लिश में हुई, पर फिर भी ना इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन सी होती थी। तो इसने मुझे बताया कि कैसे इसको ओवरकम करना है। जैसे उसने मुझे बताया, मुझे अभी भी याद है, इंग्लिश जो है हिंदी से ज़्यादा आसान भाषा है। मकबूल बट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई थी 1966 में सीआईडी इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में। कहा जाता है कि जब उनको वो सजा सुनाई गई तो उन्होंने मजिस्ट्रेट की भरी अदालत में कहा था, जज साहब वो रस्सी अभी तक नहीं बनी जो मकबूल को फांसी लगा सके। इस फैसले के 4 महीने बाद बट्ट ने जेल में 38 फीट लंबी सुरंग खोदी थी। वो 2 सप्ताह तक पैदल चलते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भाग निकले थे। वहां 8 साल बिताने के बाद वो दोबारा भारतीय कश्मीर लौटे थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ हिंदवारा बारामूला में एक बैंक लूटा था और बैंक मैनेजर की हत्या कर दी थी। 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान गंगा को पाकिस्तान हाईजैक कर ले जाने की योजना भी उन्हीं की दिमाग की उपज थी। बीबीसी ने उस हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले और इस समय श्रीनगर में रह रहे हाशिम कुरैशी से पूछा कि इस वारदात में मकबूल बट्ट का रोल क्या था। मकबूल बट्ट का ही तो रोल था। ये तो उन्होंने जो स्पेशल कोर्ट में जो बयान दिया था उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं और मेरे साथियों ने कोई साजिश नहीं की, हम अपनी कौमी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो हम बैठे हुए थे डॉक्टर फरूक हैदर के डाइनिंग टेबल पे, तो वहाँ न्यूज़ आई कि कराची में एरिटेरिया के 2 मिलिटेंटों ने एथोपिया के जहाज पे फायरिंग करके उसको नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने कहा, वो छलांग मार के खड़ा हुआ, हमें भी ऐसे काम करने चाहिए ताकि हमारी तारीख भी मशहूर हो, लोगों को मुतारफ हो। दिस इज द रियल मनसूबाबंदी ऑफ गंगा हाईजैकिंग। कुछ दिनों के बाद, 8 दिन के बाद, मुझे बट साहब ने कहा कि अगर हम आपको जहाज अगवा करने की ट्रेनिंग दें तो आप कर सकेंगे। मैं कहा जी मेरे लिए एक ही बात, मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। 1984 में ब्रिटेन में भारत के राजनयिक रवीन म्हात्रे का पहले JKLF ने अपहरण किया और उनको छोड़ने के बदले में मकबूल बट्ट की रिहाई की मांग की। जब भारत सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया तो उन्होंने म्हात्रे की हत्या कर दी। भारत सरकार ने रातों रात मकबूल बट्ट को फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया। मैंने ब्लैक वारंट की सह लेखिका सुनेत्रा चौधरी से पूछा, अगर रवींद्र म्हात्रे की हत्या नहीं की जाती तो क्या मकबूल बट्ट को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता? उस समय तो बिल्कुल नहीं होती। आप अगर देखें तो फिर हर एक रूल बुक में ये भी लिखा हुआ है कि उनके आखिरी विश, उनके फैमिली से मुलाकात, ये सब उनको अलाउ करना चाहिए, लेकिन उनको अपने भाई से भी नहीं मिलने दिया उनको। लेकिन मेरे ख्याल से मकबूल बट्ट को पता था कि ये उन पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि उस समय यही था कि उनको भी पॉलिटिकली उनको दिखाना था कि भारत की सरकार कुछ कर रही है। वो वहाँ पे थे और एक डेथ सेंटेंस काट रहे थे, लेकिन इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। मकबूल बट्ट को जिस तरह से फांसी दी गई उस पर भी कई सवाल उठे। मकबूल बट्ट के वकील रहे RM तुफैल याद करते हैं,
कोर्ट के अंदर जो सजाई मौत का फैसला होता है, उस सजाई मौत के खिलाफ स्टेट ही अपील करती है हाई कोर्ट को कि आप इसको कंफर्म करें या इसको खत्म कर दें। उसमें हमने ये प्रोटेस्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट ने जब उनको फांसी अनाउंस कर दी, हाई कोर्ट का कंफर्मेशन का कोई ऑर्डर नहीं था रिकॉर्ड में। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स बाई सेइंग एज अ लॉयर कि उनको सजाई मौत की कंफर्मेशन हाई कोर्ट से नहीं थी। जब हम सुप्रीम कोर्ट चले गए तो जस्टिस चंद्रचूड़ से हमने ये सवाल किया कि उसमें कंफर्मेशन नहीं है, तो स्टेट ने वहां पर एक 2 या 3 पेज का ग्रीन कलर का पेपर अनसाइंड पेश कर दिया कि साहब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है, जस्टिस मुर्तजा फजल अली नहीं किया हुआ है। मुर्तजा फजल अली उस वक्त रिटायर हो चुके थे, वो सुप्रीम कोर्ट से एलिवेशन के बाद भी रिटायर हो चुके थे, एंड देयर इज नोबडी एल्स विटनेस टू दिस। उन्होंने कह दिया चंद्रचूड़ के मुंह से, जो अल्फाज निकले उन अल्फाज ने आज तक मुझे झंझोड़ के रखा हुआ है। हमने कभी भी किसी ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किया। सो ही मेंट टू से कि अगर मुर्तजा फजल अली के दस्तखत इस पर नहीं है, लेकिन वो ये भूल गए कि उसके साथ 2 जजेस होते हैं। मर्डर रेफरेंस के लिए डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की होती है, वो नहीं था ऐसा, और उन्होंने एसएलपी एंटरटेन करने से मना कर दिया, डिसमिस कर दिया। मकबूल भट्ट का पृथकतावादी हिंसा में भले ही हाथ रहा हो, लेकिन रविंद्र महात्रे हत्याकांड से उनका सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो JKLF है, इन्होंने हमेशा एडवेंचरिज्म किया कि हर इंसान की कीमत होती है, हर इंसान बड़ा आदमी, और मात्रे जो मारा गया बेगुनाह मारा गया, और मैं उसकी मजम्मत की है हमेशा। उनके बदले में मकबूल भट्ट जैसे आदमी को नहीं देते, और फिर आपने 13 आदमी उसमें लगा दिए। इट वाज अमानुल्लाह ऑपरेशन। उन्होंने कहा था जी मुझे उस जुर्म में सजाए मौत दी जा रही है जो जुर्म मेरे सेल से 7000 मील दूर हुआ और जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये मकबूल भट्ट के आखिरी अल्फाज थे। जो ये मकबूल भट्ट की फांसी थी, ये रिवेंज था, सीधा साधा रिवेंज। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस नहीं सुना। तिहाड़ में मकबूल भट्ट के साथ एक राजनीतिक कैदी जैसा बर्ताव किया जाता था। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनके साथ काम कर चुके हाशिम कुरैशी बताते हैं, देखें वो कम से कम 5 फुट 10 इंच के करीब थे। वो बहुत ही नरम मिजाज थे। जब वो बोलते थे ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम लाइब्रेरियों का इल्म उसने अपने अंदर समाया है। जब वो नेशनलिज्म या आज़ादी पे या किसी मसाइल पे बोलते थे, लोगों की आज़ादी पे, गुर्बत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, एजुकेशन के हक में, औरतों के हक में, जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसा दुनिया के जितने भी इनकलाबी है, जिन्होंने एज ए इनकलाबी जन्म लिया या इनकलाबी मुतारफ हुए हैं, उनकी तमाम रूहें उनमें समा गई है और वो बोल रहा है। हालांकि मकबूल भट्ट को उनकी फांसी के बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था। डायरेक्टर जनरल जो जेल के थे, उन्हें ओवरनाइट ले जाया गया श्रीनगर, क्योंकि ये जो कोर्ट था वो श्रीनगर में थे, और उसके बाद उनके वकील वगैरह को, ठीक है, उन्होंने बहुत कम समय दिया गया। अगर हम एक और चीज़ देखें तो फिर उनकी जो केस की सुनवाई जो चल रही थी वो किसी और मामले में, वो हाई कोर्ट में वो चलता रहा। उन्होंने कोर्ट को ये भी नहीं बताया कि आपके जो अंडर ट्रायल हैं उनको हम किसी और चीज़ में उनको हैंग कर रहे हैं। तो उनके हैंगिंग के बाद उस कोर्ट ने उन्हें बुला के पूछा कि ये कहाँ हैं जो हमारे जो अंडर ट्रायल हैं ये, तो उनको तब बताया गया कि एक्चुअली उनको हैंग किया गया है। कश्मीर से आते हुए उनके भाई को जब पता चला कि ये होने वाला है, वो श्रीनगर से दिल्ली आने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उनको भी एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। मकबूल भट्ट की फांसी से पहले तिहाड़ जेल जाने वाली हर सड़क बंद कर दी गई थी और वहां धारा 144 लगा दी गई थी। पूरा इलाका जो है एक फोर्ट्रेस बना दिया गया था। एक डर ये था कि कहीं कोई ऑडेशियस एक अटैक ना हो, ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से आए, गोरिल्लास को ड्रॉप करे। मकबूल भट्ट की जिंदगी के आखिरी दिन एक सिख मजिस्ट्रेट को बुलाकर मकबूल से अपनी वसीयत लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत लिखने के बजाय रिकॉर्ड करवाई। 11 फरवरी 1984 की सुबह उन्होंने आखिरी बार नमाज पढ़ी, चाय पी और फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। सबसे पहले तो जब भी फांसी होती है तो हमारे सामने जो जेल रोड है, बड़ी बिजी रोड है, उसको बंद कर दिया जाता है। साइड की रोड है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इनको तो पता था कि इनको लटकाना है। ये करीब 4 बजे के करीब जो है ये उठ गए थे, क्योंकि इनका चेहरा वैसे बहुत चमकता होता था, एकदम इनके फीचर इतने शाइनिंग थे, सफ़ेद रंग के थे।
थोड़े से वो बुझे हुए थे, तो उन्होंने अपनी नमाज वगैरह पढ़ी सुबह की, चाय पी। एक सरदार जी मुझे याद है SDM थे, तो वो आए, उन्होंने उनको कहा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो आगे आप डिवॉल्व करना चाहते हो? इन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी तो मेरी कोई नहीं है। पर ये एक संदेशा उन्होंने दिया उसमें कि जिसमें उन्होंने अपने कश्मीर वालों को कि आप इस स्ट्रगल को जो है आगे जारी रखें। और चाय पीने के बाद जो है बड़े शांत उससे जो है इनको जब कपड़े पहनाए काले और जब वो हाथों को हैंडकप किया तो बड़े शांत तरीके से उस पे गए। और उस टाइम भी हमारे ये दोनों हैंगमैन जो है फकीरा और कालू वहाँ पे थे, इनको वो लेके गए। ये पहले से ही तय कर लिया गया था कि उनके शव को उनके परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा और उन्हें तिहाड़ जेल में ही दफनाया जाएगा। इनके केस में काफ़ी सारी बुक्स थी, इनके जो फ्रेंड्स वगैरह लाए थे बुक्स थी इनकी काफ़ी सारी, और इनकी पर्सनल बिलोंगिंग जैसे है कि जो कपड़े पहनते थे ये, या जो होली कुरान ये पढ़ते थे, तो वो सब चीज़ें हमने उनको, एक तो उनके घर वालों को नहीं दिया, उनके वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि इसको देने के लिए, तो वो नहीं दी। ये डिसीजन जेल सुप्रिटेंडेंट को नहीं लेना होता, ये डिसीजन हाईएस्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट का होता है उस लेवल पे ही लिया जाता है। आप यू कैन से कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। वहीं से जो है हाईएस्ट लेवल पे ये डिसाइड हुआ कि इसकी बॉडी को जो है वहाँ नहीं देना, क्योंकि सेपरेटिस्ट जो हैं वो इसको जो है मिसयूज कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी ग्रेव वहीं पे जहाँ पे इनको फांसी दी गई थी उसके साथ ही एक ग्राउंड में ग्रेव खुदवा के इनको वहाँ पे दफनाया गया। हमारे साथ ही एक मस्जिद है, वहाँ से वो एक उनको लेके आए थे जिन्होंने की सारी जो लास्ट राइट्स होते हैं वो जिन्होंने करवाए। सुनील गुप्ता को ये पता नहीं कि मकबूल बट की चीजों का क्या हुआ, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि उनकी किताबें, जिनमें जॉन पॉल सार्त्र और विल डुरांट की लिखी किताबें भी शामिल थी, तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। आने वाले सालों में जिस किसी ने भी वो किताब लाइब्रेरी से ली, उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि इन किताबों का असली मालिक कौन था। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।